गुड मॉर्निंग 10th क्लास। और हम नरेशन में असर्टिव सेंटेंसेस कर चुके थे, जिसके दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आज हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव। अब पहले तो आप ये जान लें कि इंटेरोगेटिव का मतलब ही हो गया कि आपके जो प्रश्नवाचक वाक्य रहेंगे वो दो प्रकार के रहेंगे। एक तो आपके HV यानी सहायक क्रिया से बनने वाले वाक्य, और एक आपके WH वर्ड से बनने वाले वाक्य। जब आपका वाक्य सहायक क्रिया से बनेगा तो भी आपका सेड टू यानी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी? आस्क्ड में चेंज हो जाएगी। और WH वर्ड में भी आपका क्या हो जाएगा कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है वो किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में बदल जाएगा। दूसरा कि इसमें कंजंक्शन क्या लगेगा, यानी यदि सहायक क्रिया से बनने वाला वाक्य है तो उसका कंजंक्शन क्या होगा? उसमें दो कंजंक्शन रहते हैं। 99% तो इफ लगता है और 1% चांस होता है वेदर। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कब लगेगा। और इसमें कंजंक्शन क्या होता है? इसमें आपका कंजंक्शन होता है आपका WH वर्ड, यानी आपका जो WH वर्ड रहेगा वही आपका इसमें क्या होगा? कंजंक्शन होगा। तो इनको, ये जो HV से बनने वाले प्रश्न हैं, इनको साधारणतः यस नो वाले क्वेश्चन आंसर हम मानते हैं और WH वर्ड डिस्क्रिप्टिव होते हैं। फिर एग्जाम्पल से ये बात समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण लिखा मैंने, और पहला उदाहरण है शी सेड टू मी कोमा, और इन्वर्टेड कोमा में लिखा है आर यू गोइंग टू स्कूल, ये लिखा है। तो इस सेंटेंस को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या रहे कि आपकी नज़र किस पे जुड़ी हो? पहले तो आप रिपोर्टिंग वर्ब देखो। रिपोर्टिंग वर्ब कैसी है? पास्ट की। इसका मतलब यहाँ टेंस भी बदलेगा। और सेड टू यदि आ रखा है और वाक्य आपका कैसा है? क्वेश्चन मार्क दे रखा है, वाक्य आपका प्रश्नवाचक है, तो सी सेड टू का क्या कर दिया? आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कोमा हटाते उचित कंजंक्शन लगाएंगे तो लगा आपका इफ। और ये याद रखना कि कंजंक्शन के तुरंत बाद आपका जो भी कंजंक्शन होता है उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट फ्रेम करते हैं। और आप ध्यान से देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? यू। और ये सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। आपको ये सिखाया था यदि याद हो तो, SON फर्स्ट पर्सन, I और V सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन यानी ही सी इट और दे या फिर किसी का नाम, उसमें क्या रहता है? नो चेंज रहता है। तो ये हम किए थे। इसका मतलब क्या हुआ? आपका यू किसके अनुसार बदला? मी के अनुसार। यू के बारे में मैंने आपको एक सावधानी सिखाई थी, यदि आपको याद हो तो। और सावधानी क्या है कि आपको ये देखना है कि जो यू है, आपका जो यू है वो यहाँ सब्जेक्ट की भूमिका में है या फिर ऑब्जेक्ट की भूमिका में है। तो आप देखेंगे कि हाँ, यू किसकी भूमिका में है? सब्जेक्ट की भूमिका में है। तो मी जो कि ऑब्जेक्टिव है उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। तो क्या बना? शी आस्क्ड मी इफ आई। अब हम सब जानते हैं कि हम ये भी जानते हैं कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्य बनाया जाता है तो वो वाक्य कैसा बनता है? साधारण। मैं दोबारा बोलता हूँ, शी सेड टू मी कोमा आर यू गोइंग टू स्कूल, ये वाक्य लिखा गया और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। हम ये बात तय कर लिए थे पहले ही
कि जब भी वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो वाक्य कैसा होगा, सरल होगा, मतलब कैसा होगा, साधारण होगा। अंग्रेजी की भाषा में या व्याकरण की भाषा में कहूँ तो दिया गया सेंटेंस क्या हो जाएगा, दिया गया सेंटेंस आपका हो जाएगा असर्टिव। कैसा हो जाएगा, असर्टिव। तो ये हम पहले बात किए थे कि दिया गया वाक्य असर्टिव बनाना है। तो अब देखना हम क्या किए हैं, सी आस्क्ड मी इफ आई, यू का आई किए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या चाहिए, एच वी। तो देखिए आर गोइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चला कहाँ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है, वॉज और वर। आई के साथ किसका यूज करूँगा, वॉज का। आई के साथ वर आता है केवल एक स्थिति में, याद रखना, और वो आता है आपकी कल्पना में। आप कई सेंटेंस ऐसे सुने हैं, इफ़ आई वर द किंग, यदि मैं राजा होता, मतलब आपकी कल्पना है तभी आता है। बाकी आई के साथ किसका यूज होता है, वोज का। तो आई वोज गोइंग टू स्कूल और लास्ट में क्या लगा दूं, फुल स्टॉप। तो आप ये समझ गए होंगे कि सहायक क्रिया से बनने वाला प्रश्नवाचक वाक्य आप आराम से कर लेंगे, आपके लिए कोई मुश्किल कार्य नहीं है। यदि आपको कोई मुश्किल लगती है तो मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप देखना आराम से। एग्जाम्पल लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कोमा, और वाक्य लिखा है हैव यू एन एक्स्ट्रा नोटबुक। ये लिखा है कि क्या आपके पास अतिरिक्त नोटबुक है, ये वाक्य लिखा है। चलिए जी देखते हैं दिया गया वाक्य कैसा, प्रश्नवाचक। तो ही और सेड टू का क्या कर दिए, आस्क्ड मी। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, जोड़क शब्द क्या लगाएंगे, कैसा वाक्य, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक सहायक क्रिया से बनने वाला और एक WH वर्ड से बनने वाला। तो ये किससे बनने वाला, सहायक क्रिया। तो कंजंक्शन क्या लगाऊं, इफ लगा दिया। अभी हम बात किए थे कंजंक्शन के तुरंत बाद क्या आएगा, कर्ता। यहाँ यू क्या है, सब्जेक्ट, और कहाँ किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब इसमें आप टेंस देखो ध्यान से, आप एक गलती कभी मत कर देना कि आप हैज है वो देख ले और आप टूट पड़ेगी तो प्रेजेंट परफेक्ट है। सहायक क्रिया भी होता है हैज और हैव, और मेन वर्ब भी होता है, याद रखना ये बात। जिस प्रकार इज एम आर सहायक क्रिया भी होता है और मेन वर्ब भी होता है, वैसे ही आप इस टेंस को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। और चला कहाँ गया, पास्ट सिंपल में। तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड। तो ये बनेगा इफ आई हैड एन एक्स्ट्रा नोटबुक, एक्स्ट्रा नोटबुक। समझ गए आप इस प्रकार भी देख सकते हैं कि देखिए एन क्या है आर्टिकल, एक्स्ट्रा क्या है नाउन, नोटबुक क्या है नाउन। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं यदि HV यानी सहायक क्रिया से बनने वाला वाक्य हो तो फिर उसमें वेदर की मांग कब होती है, वेदर की मांग कब होती है। जैसे सी सैड टू मी, सी सैड टू मी कोमा, इन्वर्टेड कोमा में लिखा है एम आई लुकिंग स्मार्ट, एम आई लुकिंग स्मार्ट और स्टूपिड, एम आई लुकिंग स्मार्ट और स्टूपिड। तब आपकी स्थिति क्या बनती है, कंजंक्शन क्या लेगा, अब ये इफ नहीं लेगा, किसको लेगा, ये लेगा वेदर। ये क्यों लेगा देखना, सी सैड टू मी, उसने मुझसे पूछा, एम आई लुकिंग क्या मैं दिख रही हूँ, स्मार्ट और स्टूपिड, यानी इन दोनों में से एक है और यहाँ वेदर का आएगा, अर्थ निकलेगा की। तो ये वाक्य बनेगा सी सैड टू का क्या हुआ, आस्क्ड मी, और इस बार कंजंक्शन किसको लगाऊं, वेदर, और आई किसके अनुसार चेंज करूं, सी के अनुसार। आई की भूमिका क्या है, सब्जेक्टिव, सी की भूमिका क्या होती है, सब्जेक्टिव, तो सी का सी। तो ये हो गया सी आस्क्ड मी वेदर सी
अब टेंस देख लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कहाँ चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। शी वॉज ए लुकिंग, शी वॉज ए लुकिंग स्मार्ट और स्टूपिड, स्मार्ट और स्टूपिड। तो आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार और लगा के आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, तो फिर आपका कंजंक्शन क्या होगा, क्या होगा आपका कंजंक्शन, वेदर होगा। यानी आप कंजंक्शन में किसका प्रयोग नहीं करेंगे, इफ का। आप समझ गए, सहायक क्रिया में वेदर और इफ का यदि डाउट था तो आपका क्लियर कर दिया। एक और वाक्य लिखते हैं, एक और वाक्य देखते हैं, यदि आपको दिक्कत हो तो आप ये देख लेना। जैसे मैंने लिखा, वाक्य लिखा, वाक्य है ही सैड टू मी, ही सैड टू मी कोमा, और इन्वर्टेड कोमा में लिखा है डू यू हैव, डू यू हैव, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा नोटबुक, एन एक्स्ट्रा नोटबुक। मान लो मैंने यही लिख दिया, तो आप इसका जब बना रहे हैं तो क्या करेंगे, ही सैड टू का क्या करूं, आस्क्ड, मी का मी, कंजंक्शन क्या लगाऊं, इफ, क्या लगाऊं, इफ। अब देखना वाक्य ध्यान से देखना, आप किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं, आप इस वाक्य को ध्यान से देखें। और जब आप इस वाक्य को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दिया गया वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का है। देखो ये देखिए जी, डू, डू डज के आगे D3 का फॉर्मूला आपको सिखाया था कि डू डज और डिड, इसके आगे क्रिया का कौन सा रूप आता है, पहला। कौन सा रूप आता है, पहला। तो ये वाक्य देखिए, ये पहला रूप है, बिल्कुल सही बात है। वाक्य किसका है, ये वाक्य बन गया आपका प्रेजेंट सिंपल का। तो प्रेजेंट सिंपल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाते समय कहाँ ले जाऊँ, पास्ट सिंपल में। कहाँ ले जाऊँ, पास्ट सिंपल में। तो जब पास्ट सिंपल में इसको ले जा रहा हूँ तो पास्ट सिंपल का कैसा वाक्य बनाना है, अभी हम सीखे थे कि पास्ट सिंपल का हमें वाक्य बनाना है साधारण, यानी असर्टिव बनाना है। तो जब पास्ट सिंपल का साधारण वाक्य लिखते हैं तो क्या डिड का प्रयोग करते हैं, नहीं करते जी। डू डज और डिड का प्रयोग तभी किया जाता है जब दिया गया वाक्य क्या हो, नकारात्मक। क्या हो, डू डज और डिड का यूज हम कब करते हैं, जब दिया गया सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो। क्या हो, नेगेटिव। या फिर दिया गया सेंटेंस क्या हो, इंटेरोगेटिव। क्या हो, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। और या फिर क्या हो, वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो। तो क्या साधारण वाक्य में डू डज डिड का प्रयोग होगा, नहीं होगा। इसका मतलब इस वाक्य को जब मैं प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल की तरफ ले जाऊंगा तो केवल V2 लगाऊंगा, और V2 लगाने का मतलब क्या हुआ, इफ आई, ये यू किसके अनुसार चेंज हुआ, मी के अनुसार। यू सब्जेक्ट है तो आई का सब्जेक्टिव, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। और वाक्य क्या बनेगा, इफ आई हैड एन एक्स्ट्रा नोटबुक। बताओ किसी कोई डाउट है क्या, देखना। एक पहले भी वाक्य अलग, ये देखो ये वाक्य था और इसका भी यही बना था। तो आप देखना इन दोनों वाक्य को आप समझ जाएंगे कि इस प्रकार की गलती अपने से वहाँ ना हो जाए। बिल्कुल साधारण वाक्य देता और हमसे भूले हो सकती है। तो इस प्रकार मैंने आपको सहायक क्रिया से बनने वाले वाक्य, जो सहायक क्रिया के बनने वाले वाक्य हैं वो आपको करवाए। चलिए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल WH वर्ड से बनने वाले, उनका उदाहरण देखते हैं। सरल उदाहरण से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे। जैसे पहला उदाहरण लिखा है, शी सैड टू मी, शी सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा लिखा है वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग नाउ। आप अब कहाँ जा रहे हैं, क्या बनाऊं, सी सैड टू का क्या करूं, आस्क्ड, और मी का मी। जोड़क शब्द यानी कंजंक्शन क्या रखूं, WH वर्ड को ही रखूंगा। ये लीजिए जी वेयर। अभी सिखाया कंजंक्शन के तुरंत बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब इसमें देखो सब्जेक्ट कौन है, यू। कौन है, यू। तो शी आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग नाउ, तो शी आस्क्ड मी वेयर आई होगा। अब क्या होगा, आई।
वेयर आई वॉज गोइंग, और नाउ का क्या हो जाएगा, देन और फुल स्टॉप। शायद आप समझ गए होंगे। मतलब आपको ये देखना है कि वो वाक्य जो है वो किस प्रकार का है, आप आराम से कर लेंगे, यानी उसमें कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। चलिए उसके आगे आप देखते हैं, एक और वाक्य देखते हैं जो वाक्य WH वर्ड से बनने वाला है। सरल वाक्य देखते हैं, बिल्कुल सरल वाक्य से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये वाक्य लिखा, शी सेज टू मी, शी सेज टू मी, और वाक्य लिख दिया हाउ विल यू हेल्प, हाउ विल यू हेल्प हिम, ये लिख दिया। अब आप देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए आप। मैंने आपको ये सिखाया था कि यदि सेज टू आ जाए तो उसको टेल्स में बदलेंगे, लेकिन उस समय आप ये भी सीखे होंगे कि उस समय वो वाक्य कैसा होता है। वो वाक्य होता है जी असर्टिव, और ये वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो वाक्य बनेगा सी सेज टू का यहाँ क्या बनेगा, फिर आस्क्स, क्या बनेगा, आस्क्स बनेगा, और मी का क्या हो जाएगा, मी। तो सी आस्क्स मी। अब देखिए आप, हाउ विल यू हेल्प हिम, क्या इस टेंस को चेंज करूं, क्या टेंस चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो हाउ का क्या होगा, हाउ WH वर्ड रहना ही है। अब देखिए यू किसके अनुसार चेंज करूं, आई मी के अनुसार, तो क्या बनेगा, हाउ आई। क्या टेंस बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो हाउ विल का विल ही रहना है। तो ये वाक्य बनेगा शी आस्क्स मी हाउ आई विल हेल्प, और हिम का आप देखो ध्यान से, हिम जो है वो चेंज होगा क्या, वो चेंज देखिए आप नहीं होगा जी, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का क्या रहना है, हिम ही रहना है। यानी WH वर्ड में आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए WH वर्ड में आपको एक और उदाहरण दिखाता हूँ, और वो उदाहरण आपका इस प्रकार है, और वो वाक्य इस प्रकार है। जैसे ध्यान से देखिएगा, शी आस्क्ड मी, उसने पहले चेंज ही कर दिया, शी आस्क्ड मी कोमा इन्वर्टेड कोमा में लिखा विच कार डू यू वांट टू बाई, ये वाक्य है। अब आप थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, वाक्य आपको आता है। देखिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। शी आस्क्ड मी, WH वर्ड ही इसका कंजंक्शन रहेगा विच। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखें, क्या विच ही रहेगा, विच अकेला नहीं रहेगा, क्या रहेगा, विच कार, ये पूरा कंजंक्शन बचेगा। और अभी मैंने सिखाया आपको कि कंजंक्शन के आगे क्या रहेगा, सब्जेक्ट। ये यू किसके अनुसार बना, मी के अनुसार, क्या हो जाएगा, आई। अब आप इसमें टेंस देखो, और आप टेंस यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका टेंस क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल है, और कहाँ चला जाएगा, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल का कैसा वाक्य बनेगा, आपका टेंस का है वो पास्ट सिंपल का साधारण वाक्य बनेगा। तो ये बनेगा विच कार आई वांटेड टू बाई। अब ये वाक्य आपका बिल्कुल करेक्ट। इसी में आगे आप एक और उदाहरण देखें, उदाहरण बिल्कुल सरल है, आप बात को समझेंगे। उदाहरण जैसे ये है, मोहन सेड, मोहन ने कहा कोमा, और इन्वर्टेड कोमा में लिखा है वाई वर दे लेट, ये सेंटेंस लिखा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। आप देखिए एक बात तो आप समझ लें अच्छे ढंग से, कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट की भूमिका बड़े ढंग से समझनी चाहिए। यानी जब आपका वाक्य, यही वाक्य यदि साधारण वाक्य होता तो समझ आता था कि सैड का सैड रह सकता था, लेकिन अभी आपका वाक्य क्या है, आपका वाक्य है प्रश्नवाचक। तो फिर आप क्या कहेंगे कि मोहन सैड का सैड नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, आस्क्ड। फिर आप WH वर्ड की तरफ बढ़े, और WH वर्ड क्या है, वाई। अब आप ध्यान से देखो, इसमें सब्जेक्ट कौन है, दे। मैंने अभी सिखाया कि कंजंक्शन के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका क्या है, दे। अब आप इसमें टेंस की पहचान करो।
टेंस क्या है, आप इसमें ये देखिए V2 दिया है, ये टेंस जो है वो आपका पास्ट सिंपल है। और पास्ट सिंपल को आप कहाँ बदल देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और जब पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं तो आपकी HV और मेन वर्ब क्या रहती है, तो HV क्या रहती है, हेड। और ये बी का दूसरा रूप है, ध्यान से देखो, एक क्रिया होती है बी जिसका पहला रूप क्या होता है, इज, एम, आर, और उसी का दूसरा रूप क्या होता है, वॉज और वर, और उसी का तीसरा रूप क्या होता है, बीन। और यहाँ ये दे रखा है तो आपको तीसरा चाहिए, तो वाई दे हैड बीन लेट, फुल स्टॉप। मुझे लगता है आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, फिर भी यदि कोई डाउट है तो आपको उदाहरण ये लिखा गया, सी सेड टू राम, ये उदाहरण लिखा गया है, सी सेड टू राम। और आगे लिखा है वाई डिड यू नोट कम टू माई हाउस, ये लिखा है। देखिए आप ध्यान से देखना, ये वाक्य बना दिया। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें पहले वही देखना है तरीका। सी सेड टू का क्या हुआ, आस्क्ड, सी आस्क्ड राम। अब मैंने कहा कंजंक्शन क्या चाहिए, वाई, और अभी सिखाया कंजंक्शन के तुरंत बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट। यू किससे निकलेगा, राम के पास आएगा, और राम का सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के रूप में आपको क्या चाहिए, ही। तो ये बनेगा सी आस्क्ड राम वाई ही। और अभी सिखाया सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, HV चाहिए। इसमें देखिए आप ये वाक्य ध्यान से देखेंगे, डिड और V1 यानी D3 का फॉर्मूला है, तो आपको पता चल जाएगा पास्ट सिंपल है। और पास्ट सिंपल कहाँ जाता है, पास्ट परफेक्ट के पास। और पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हैड, लेकिन नोट है तो नोट को नोट के साथ ही रखें। और केम, ये आप देखें डिड के साथ क्रिया का पहला रूप है, तो कम, केम और कम होता है। तो वाई ही हैड नोट कम टू। अब ये माई दे रखा है, अब माई को आप निकालो, और क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो सी के अनुसार चेंज होगा, और माई का क्या हो जाएगा, हर, और हाउस का हाउस, फुल स्टॉप। तो आप ये व्याकरण का मामला है पूरा। अपने व्याकरण में क्लोज को छोड़ के लगभग सारे टॉपिक मैंने कवर करा दिए, तो आप इनको पहले समझे। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेसन पढ़ाना, उसका हिंदी अर्थ बताना एक अलग बात है। व्याकरण प्लेटफॉर्म है उसका, ताकि हम लेसन जब पढ़ें तो वो लाभ हमें लेसन पढ़ते समय भी मिले। मॉडल केवल इतने ही नहीं है कि मैंने पढ़ा दिए और 5 उदाहरण रट लिए और उनकी बातें रट ली, तब आपके मॉडल रहेंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, और फिर आप जैसे उसको छोड़ोगे 15 दिन बाद आपका सारा मामला साफ हो जाएगा। लेकिन जब आप रीडिंग कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, पोएम पढ़ रहे हैं, या जो भी पढ़ रहे हैं, उस समय यदि आप मॉडल को ध्यान रखते हैं, आप सेंटेंस को देख रहे हैं कि एक्टिव है, पैसिव है, इंपेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ऑपिटेटिव, एक्सक्लेमेटरी है, तो ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी। इसलिए व्याकरण को आप पूरी ईमानदारी से, आप यूँ समझ के कि हमें सीखना है, इस प्रकार यदि आप व्याकरण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। केवल एक बार लिख लिया और इसको आप ऐसे कर रहे हैं कि एक फॉर्मेलिटी यदि मान रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। विद्यार्थी बहुत ऐसे रहते हैं, 5 विद्यार्थी से पूछेंगे, सभी ये बोल रहे हैं कि हाँ जी मैं भी 3 घंटे पढ़ता हूँ, मैं भी 3 घंटे पढ़ता हूँ, और उसमें से ऐसा भी मिल जाएगा जो ये कहेगा कि 2 ही घंटे पढ़ता हूँ और 2 घंटे वाला ज़्यादा नंबर ले रहा है। मतलब एक केवल पढ़ रहा है और एक उसको सीख रहा है, एक केवल पढ़ रहा है और एक उसका मनन कर रहा है, एक केवल पढ़ रहा है और एक उसको आत्मसात कर रहा है। तो डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति इसको कहाँ तक ले जा रहा है, किस लेवल तक ले जा रहा है, ये अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो इस समय का सही उपयोग करते हुए आप सारी बातों को समझें।